अंटार्कटिका पृथ्वी का वो कॉन्टिनेंट है जिनके बारे में अब तक सबसे कम डिस्कवरीज हुई हैं और सबसे कम इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। विंटर में यहाँ कभी सूर्य उगता नहीं और गर्मियों में यहाँ कभी सूर्य डूबता नहीं है। 5.4 मिलियन स्क्वायर मील का फ्रोजन डेजर्ट है, यानी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ। पूरी पृथ्वी का सबसे ड्राई प्लेस। विंटर्स का एवरेज टेम्परेचर -20 से लेकर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। मुश्किल से ही यहाँ कोई जीवन संभव है। यहाँ कोई वास्तविक निवासी नहीं है, ना ही कोई पेड़ है, ना ही कोई पौधे हैं। पृथ्वी का सबसे वर्स्ट स्थिति होने के बावजूद मनुष्य मानवीय मूल के आधार पर यहाँ जीवन तलाशने की खोज कर रहा है। तो आइए थोड़ा गहराई में जाकर समझते हैं अंटार्कटिका। नमस्कार दोस्तों, अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे मनोरम स्थानों में से एक है। पृथ्वी के इस 7th कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत कुछ अननोन है, लेकिन मैंने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो आइए जानते हैं इसको डिटेल से। पूरे विश्व के वैज्ञानिक अंटार्कटिक भूखंड के बारे में जानना चाहते थे और 1891 में खोजा जाने वाला यह पृथ्वी का 7वां यानी कि अंतिम कॉन्टिनेंट था। इससे पहले इसके अस्तित्व के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। दुनिया भर के देशों में अंटार्कटिका एक पहेली बनी हुई थी। दुनिया भर के देश अंटार्कटिक पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन 1959 में अंटार्कटिका ट्रीटी पर 48 देशों ने हस्ताक्षर किया, जिन्होंने इस महाद्वीप को शांति और विज्ञान के लिए डिवोटेड एक नेचुरल रिजर्व मान लिया। जितना आप सोचते हैं अंटार्कटिका उससे भी कहीं अधिक बड़ा और कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 5.4 मिलियन वर्ग मील यानी कि 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से अधिक फैला हुआ यह कॉन्टिनेंट संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार से लगभग 2 गुना बड़ा है। अंटार्कटिका का एक और मजेदार तथ्य यह है कि इस पर या यहाँ पर हम कहें कि मौजूद सभी बर्फ का 90% हिस्सा पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। यह जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यह पिघल गया तो महासागरों में भारी मात्रा में पानी में वृद्धि हो जाएगी और समुद्र स्थल 200 फीट से 210 फीट तक ऊंचा चला जाएगा। और अगर समुद्र का तल इससे ज्यादा ऊंचा हो गया या इतना ऊंचा पहुंच गया तो आपको पता है इस पृथ्वी पर विनाश के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अंटार्कटिका के वोस्टोक स्टेशन पर 21 जुलाई 1983 को पृथ्वी पर अब तक का सबसे ठंडा तापमान -128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अंटार्कटिका की ड्राई वैलीज पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान है, जहां बहुत ही कम ह्यूमिडिटी है या ह्यूमिडिटी है ही नहीं और लगभग कोई बर्फ या बर्फ का आवरण भी नहीं है। औसतन अंटार्कटिका सबसे हवादार महाद्वीप है। महाद्वीप के कुछ स्थानों में हवाएं 200 मील प्रति घंटे यानी कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चलती रहती है। अंटार्कटिका की जो आइस शीट पृथ्वी पर बर्फ का सबसे बड़ा सिंगल मास ऑफ आइस है। रफली अंटार्कटिका का 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। पृथ्वी पर मौजूद 60% फ्रेश वाटर और 90% फ्रेश वाटर आइस अंटार्कटिका में ही मिलता है। कुछ अनुमानों के अनुसार यदि पश्चिम अंटार्कटिका बर्फ की चादर अगर पूरी तरह से पिघल जाए तो यह वैश्विक समुद्र के स्तर को 16 फीट ऊंचा ले जाएगा और यह भी पृथ्वी के पूरे विनाश के लिए काफी होगा। अंटार्कटिका के जो बर्फ की औसत मोटाई है वो लगभग 1.3 मील है, यानी कि 2.1 किलोमीटर का बर्फ जमा हुआ है इसके स्थल पर। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी आइस शेल्फ्स रॉस आइस शेल्फ है, जो लगभग 182,000 वर्ग मील यानी कि अगर हम बात करें तो 4,72,000 वर्ग किलोमीटर में मेजर किया गया है। अंटार्कटिका की गम्बुर्त्सव पर्वत खड़ी चोटियों की सबसे बड़ी
चेन है, या इसे हम कहें कि रेंज ऑफ स्टीप पीक्स, जो लगभग 9000 फीट तक उठती है और महाद्वीप के आंतरिक भाग में 750 मील यानी कि 1200 किलोमीटर तक फैली हुई। 15,750 फीट बर्फ के नीचे पूरी तरह से ये दबा हुआ है। इसके अलावा अंटार्कटिका बर्फ के नीचे छिपी एक पूरी झील है। वोस्टोक झील ठोस बर्फ के 2.5 मील यानी कि 3.7 किलोमीटर के नीचे दबी एक प्राचीन मीठे पानी की झील है। यह ओंटारियो झील के आकार के बराबर है और बर्फ के नीचे महाद्वीप के चारों ओर बिखरी हुई 200 से अधिक तरल झीलों में से एक है। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन इस कॉन्टिनेंट को पूर्व और पश्चिम खंडों में विभाजित करती है। 2000 मील यानी कि 3200 किलोमीटर लंबी इस ट्रांस आर्कटिक रेंज पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अंटार्कटिका की उच्चतम बिंदु 16,050 फीट है यानी कि 4,892 मीटर और यहां पर विंसन मैसिव स्थित है। अंटार्कटिका के माउंट एयर बेस पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं और पृथ्वी पर लंबे समय तक रहने वाली लावा झीलों का पूरी तरह से एक घर है। यहाँ पे नॉर्वेजियन खोजकर्ता यानी डिस्कवरर रोनाल्ड अमुंडसेन ने दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले वो पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 14 दिसंबर 1911 को नॉर्वे का झंडा लगाकर अंग्रेजी खोजकर्ता रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट को हरा दिया था। राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के प्रबंधों के परिषद 2009 के अनुसार लगभग 30 देश इस कॉन्टिनेंट के चारों ओर से 80 से अधिक अनुसंधान स्टेशनों का संचालन करते हैं। अंटार्कटिक पर शोधकर्ताओं की साल भर उपस्थिति रहती है। जो गर्मियों के में जो ये आपके शोधकर्ता हैं, इनकी संख्या लगभग 5000 के आसपास पहुंच जाती है और सर्दियों के मौसम में 1000 तक ही रह जाती है। अंटार्कटिका पे कोई स्वदेशी आबादी नहीं है यानी कि कोई इंडिजीनियस पॉपुलेशन वहां की अपनी नहीं है, क्योंकि वहां पर लाइफ बहुत ही मुश्किल है। जनवरी 1979 में एमिल मार्को पाल्मा सबसे दक्षिणी महाद्वीप पर पैदा होने वाला पहला बच्चा बना था। अर्जेंटीना ने इस कॉन्टिनेंट के एक हिस्से पर दावा करने के प्रयास में पाल्मा की गर्भवती मां को अंटार्कटिका भेज दिया। उसके बाद से वहां पर और भी बच्चे पैदा हुए, लेकिन वो क्लेम करने के लिए पाल्मा की मां सबसे पहले अर्जेंटीना द्वारा भेजी गई थी। उत्तर में आर्कटिक की तरह अधिकांश अंटार्कटिक क्षेत्र के सर्दियों के महीनों में पूरी तरह से अंधेरा रहता है। पृथ्वी के झुकाव के कारण दक्षिणी सर्दियों के दौरान शरद ऋतु से लेकर बसंत ऋतु तक यानी कि पूरी सर्दियों की अवधि के लिए पूरी तरह से सूर्य गायब हो जाता है। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार गर्मियों के महीनों के दौरान जब सूर्य लगातार क्षितिज से ऊपर होता है, तब भूमध्य रेखा पर समान अवधि की तुलना में अधिक धूप दक्षिणी ध्रुव तक सतह तक पहुंच सकती है। अंटार्कटिक पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जानवर पेंगुइन नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जानवर एक छोटा सूत्रकृमि यानी कि निमेटोड वर्म है, जो सबसे ज्यादा इस अंटार्कटिक के भूमि पर पाया जाता है। पेंगुइन अंटार्कटिका का सबसे आम पक्षी है और ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के अनुसार आबादी वाले जगहों पे ये रहते हैं, यानी कि अपनी खुद की आबादी बनाकर, अपनी खुद की कॉलोनी बनाकर ही वहां निवास करते हैं। पेंगुइन के जो नर होते हैं वो काफी गर्म खून वाले होते हैं और गर्म खून जानवर हैं जो सर्दियों के दौरान अंटार्कटिक महाद्वीप पर रहते हैं। केवल मेल ही वहां रुकते हैं या अपने साथी द्वारा दिए गए सिंगल एग को घोंसला बनाकर वहां पर उसकी रक्षा करता है। मादा जो होती है, जो फीमेल होती है, वो 9 सप्ताह तक समुद्र में रहती है और 9 सप्ताह के समय बीतने के बाद वो फिर वापस आती है। अंटार्कटिका की हवाएं इतनी ठंडी हैं कि जो यहाँ का वाटर वेपर होता है वो ऐसे ही कंडेंस हो जाता है और छोटे बर्फ के क्रिस्टल बना लेता है जो फिर से जमीन पर गिरते हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के अनुसार एक धूप के दिन में सूर्य की किरणें जब इन क्रिस्टलों पर चमकती हैं तो इस फिनोमेना को हम लोग डायमंड डस्ट कहते हैं। अंटार्कटिका में डीप लेक इतनी नमकीन है कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर भी ये बिल्कुल लिक्विड रहती है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण ने वैज्ञानिकों ने पहली बार 1970 के दशक में अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन डिप्लीशन पाया था। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के अनुसार अंटार्कटिका के तटों के आसपास के क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े बादल वाले स्थान होते हैं।
ओजोन परत की डिप्लीशन या ओजोन परत में जो होल है वो मौसम के साथ बढ़ता और सिकुड़ता रहता है और बड़े पैमाने पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रसायनों के कारण होता है, जो कभी एयर कंडीशनर, एरोसॉल, स्प्रे और रेफ्रिजरेटर में बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों, क्या यहां भी भविष्य में सामान्य जिंदगी बिताना मुमकिन हो पाएगा और सभ्यता क्या यहां विकसित हो पाएगी? क्या प्लांटेशन यहां पॉसिबल होगा? क्या कुछ नए जानवरों को लाकर हम यहां रख पाएंगे, या ये 48 देश इसको संचालित करेंगे, या भविष्य में किसी एक सुपर पावर के द्वारा इसको कब्जा कर लिया जाएगा और इस पर कॉलोनीज का निर्माण किया जाएगा? क्या होगा इसके साथ भविष्य में? अपने कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।